हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो दिखने में बहुत इजी लगते हैं। स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी है, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उनको इग्नोर कर देते हैं। और कई बार क्या होता है, इन बेसिक्स में से ही न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे थ्योरेटिकल बेस जो आते हैं, जिसमें वी आर कंफ्यूज कि इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कंप्यूटर नेटवर्क की, कंपोनेंट्स बताएं या टाइप्स बताएं। तो आज हम उन्हीं बेसिक चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं और यहाँ मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज मैं कोशिश करूँगी जितना इजी हो सके मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि अगर इस पे बेस कुछ क्वेश्चन आए तो वो आपके गलत नहीं हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस पे जो बनते हैं क्वेश्चंस वो बहुत ईजी बनते हैं। बट क्या होता है, कई बार हम हार्ड जो क्वेश्चंस जो होते हैं उन पे इतना फोकस कर लेते हैं कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, और हमारे को एग्जाम में फिर यही प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि आप न्यूमेरिकल और ये सब तो सॉल्व कर पाते हो, लेकिन जब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कुछ बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो देन वी आर कंफ्यूज्ड। ओके, सो इसमें मैंने आज वाले लेक्चर में कोशिश की कि जितने बेसिक्स हम कवर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, वो बेसिक्स कवर करते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ओके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, ठीक है, क्या टोपोलॉजीज होती हैं। ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमारा डेटा लिंक लेयर कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल लेयर कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट लेयर जो हम पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे। बट नेटवर्क लेयर को पढ़ने से पहले ये बेसिक्स हमें कवर करने ज़रूरी हैं। ये बेसिक्स जो है मैं आपके 2 लेयर्स के बाद इसलिए लाई हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो इन बेसिक्स के अंदर आएंगे, जो कि उस डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर से रिलेटेड हैं। तो अब क्योंकि हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ ली है, फिजिकल लेयर पढ़ ली है, तो अगर अब हम इन बेसिक्स को देखेंगे ना, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि यू आर इजीली अंडरस्टैंड कि ओके ये टॉपिक किससे रिलेटेड है और ये टॉपिक यहाँ पे क्यों आया है। ओके, और इन टॉपिक्स के बाद हम हमारा नेटवर्क लेयर चालू करेंगे। तो प्लीज आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। आरपीएससी प्रोग्रामर एस्पायरेंट्स से उनको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट्स ले सकें। और क्योंकि पूरा हमारी जो सीरीज है वो फ्री होने वाली है आरपीएससी प्रोग्रामर के एग्जाम प्रिपरेशन की। डीबीएमएस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर नेटवर्क रनिंग में है। इसके बाद हम हमारा सैट सब्जेक्ट चालू करेंगे, जिसकी काफ़ी डिमांड आ रही है, क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज है कि सैट सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उस सैट सब्जेक्ट को इस तरीके से कवर करूं कि आपको चीज़ें याद भी ना करनी पड़े और आपका वो सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए। ओके, सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज वाले टॉपिक में सबसे पहले देखते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की कोई बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं आपकी 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं: फॉल्ट टॉलरेंस, स्केलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड सिक्योरिटी। दीज आर दी 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें सबसे पहले आप देखिए फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस को आप कैसे समझ सकते हैं? सपोज आप कॉलेज जाते हैं, तो आप घर से कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से वापस घर आते हैं, तो यू हैव चूजन वन डेडिकेटेड पाथ, एंड आप ऐसा पाथ चूज करेंगे जो कि काफी बेस्ट पाथ होगा आपके घर से कॉलेज के लिए और कॉलेज से घर के लिए। नाउ सपोज देयर इज अ रोड ब्लॉकेज इन दैट पाथ। ओके, रोड ब्लॉकेज आ गया उस पाथ में, ठीक है। अब आप कॉलेज से वापस आ रहे थे घर, बट अब वो रोड ब्लॉकेज है, तो आप उस पाथ से आपके घर नहीं जा सकते उस रास्ते से। देन व्हाट विल यू डू? ऐसा तो नहीं है कि वापस कॉलेज चले जाओगे और वहां पे रहने लग जाओगे। व्हाट विल यू डू? यू विल फाइंड द अनदर ऑल्टरनेटिव पाथ। ओके, तो आप क्या कर रहे हो? आपने फॉल्ट टॉलरेंस किया वहां पे। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब, जो मेरा डेडिकेटेड पाथ था उसमें कुछ रोड ब्लॉकेज आ गया, तो मैंने क्या करा, ऑल्टरनेटिव पाथ को चूज करना या सर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कंप्यूटर नेटवर्क की होती है कि सपोज कोई फेलियर्स हो जाते हैं, जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है, और यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे एक नोड है। ओके, ये कनेक्टेड है नेटवर्क से। नाउ दिस नोड वांट्स टू सेंड सम डेटा टू दिस नोड। ओके, तो वो क्या करेगा, अपना डेडिकेटेड या जो सबसे बेस्ट पाथ होगा उससे इसको डेटा सेंड कर देगा। नाउ सपोज देयर इज अ फेलियर इन दैट पाथ। तो फेलियर हो गया तो इसका मतलब क्या है, अगर सपोज ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तब तो ये नोड इसको सेंड ही नहीं कर पाता डेटा। बट वी हैव एन ऑल्टरनेटिव पाथ। मे बी वो ऑल्टरनेटिव पाथ जो है वो आपका बेस्ट पाथ ना हो, बट एटलीस्ट यू हैव दैट पाथ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दैट नोड विल सेंड दिस डेटा फ्रॉम दिस पाथ टू this part to your particular destination. So this is we call the fault toleration. Okay, so the ability to
continue working despite the failures and also ensure no loss of service. Okay, so no loss and continue working despite failure. Okay, this is your fault tolerance. नेक्स्ट होता है आपका स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है? द एबिलिटी टू ग्रो बेस्ड ऑन द नीड्स. मीन्स सपोज आपके यहाँ पे सिस्टम में नोड्स थे कनेक्ट, ठीक है, कुछ नोड्स कनेक्ट थे यहाँ पे. नाउ सपोज चलो इसको इस तरीके से देखते हैं. सपोज देयर इज वन स्विच and from this switch there are many devices are connected. Suppose 2 devices are connected right now. Now as per the requirement you require to add some more devices, like 2 more devices you need to add. Okay, that means what you are doing here, you have growing your network. तो दैट टाइम क्या हो, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इस कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट योर नेटवर्क मस्ट बी ग्रो. ओके, और ग्रो होने के बाद भी योर परफॉर्मेंस शुड बी गुड. ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस आप डिग्रेड करके आपके नेटवर्क को इंक्रीज कर रहे हो. ठीक है, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर आपको नेटवर्क को ग्रो करना पड़े तो यू कैन बी एबल टू ग्रो योर नेटवर्क. सो दिस इज योर स्केलेबिलिटी. तो यहाँ क्या बोल सकते हो? एबिलिटी टू ग्रो बेस्ड ऑन द नीड्स एंड हैव गुड परफॉर्मेंस आफ्टर द ग्रोथ. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. इसको QoS भी बोलते हैं. क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्या मतलब है? द एबिलिटी टू सेट द प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज का क्या मतलब है? सपोज एक नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट है. नाउ ये डिवाइसेस क्या करेंगे? कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे, डेटा को सेंड करेंगे या डेटा को रिसीव करेगी. तो व्हाट यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कैरेक्टरिस्टिक, यू सेट सम प्रायोरिटीज. सेट सम प्रायोरिटीज मीन सपोज कुछ जो वर्क्स हैं या कुछ जो प्रोसेस हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर नेटवर्क, और कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट है. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? यू कैन मैनेज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. कैसे इसको समझ सकते हो? सपोज आपके फोन से आपको एक सर्वर है, ठीक है, उससे डिवाइसेस कनेक्ट है. एक डिवाइस से तो ईमेल जा रहा है और एक डिवाइस जो है वो नेटवर्क से फोन कॉलिंग अटेम्प्ट कर रहा है. तो दोनों में से रियल टाइम वाली एप्लीकेशन कौन सी होगी? आपकी फोन कॉलिंग वाली. तो स्विच या फिर जो भी यहाँ पे डिवाइस से कनेक्ट होंगे वो क्या करेंगे? यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर देंगे कि जो फोन कॉलिंग की प्रायोरिटी है वो हाई होगी आपकी ईमेल भेजने से. क्यों? क्योंकि जो फोन कॉलिंग है वो रियल टाइम में परफॉर्म हो रहा है, जबकि ईमेल वाला जो है वो रियल टाइम में परफॉर्म नहीं हो रहा है. तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? इस तरीके से प्रायोरिटी सेट कर सकते हो टू मेंटेन दी कम्युनिकेशन. ओके, और ऑल्सो क्वालिटी ऑफ सर्विस में दूसरी एबिलिटी क्या है? इट मैनेज द डेटा ट्रैफिक टू रिड्यूस द डेटा लॉस, डिले एटसेट्रा. ओके, दिस इज योर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सिक्योरिटी, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर कंप्यूटर नेटवर्क. सिक्योरिटी सबको पता ही है. द सिक्योरिटी हैज द 2 मेन गोल्स. फर्स्ट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट unauthorized access, misuse, forgery, and ability to provide confidentiality, integrity, and availability. Suppose you have network, okay, and these devices are connected in this network. Now this node will send data to this node, some confidential message, suppose it will send to this node. Now there may be a possibility there are some attacker here. What they will do? They attack on the network media or transmission media, and they can also take the unauthorized access. Unauthorized access means data confidential था, data यहाँ पे पहुँचना चाहिए था, but इसने attack करके क्या करा? इसका unauthorized access ले लिया. Misuse means they can use this data, they can misuse this data. Okay, if it is a confidential and if that attacker access that data, then they can misuse the data. Also they perform some forgery. Now, because of this scenario, the security has a goal to provide the confidentiality. Confidentiality means suppose ये sender कोई confidential data receiver को send करना चाहता है, तो network का जो हमारा media है उस पे आप कैसे मेंटेन करोगे इस डेटा को? सपोज आपने कुछ एनक्रिप्शन आपने यहाँ पे परफॉर्म कर दोगे. एनक्रिप्शन से क्या होगा? आपका डेटा एनक्रिप्ट फॉर्म में मीडिया के थ्रू ट्रेवल करेगा और रिसीवर पे जाके वो डिक्रिप्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई आपका जो रिसीवर है सिर्फ वो ही ओरिजिनल मैसेज को रिसीव कर सके. इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? सपोज इस अटैकर ने मीडिया पे
अटैक किया और यहाँ पे इसने जो मैसेज था उसको चेंज कर दिया और वो चेंज मैसेज इसके पास पहुंचा, तो उस वजह से क्या होगा, उसके पास ओरिजिनल मैसेज ना पहुंच के मॉडिफाइड मैसेज पहुंचेगा जो कि अटैकर ने चेंज किया है, तो उससे इंटीग्रिटी लूज होगी। दैट्स वाई व्हाट सिक्योरिटी इंश्योर की इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, सपोज this attacker will do some codes or some actions here that this receiver is unavailable for this sender. ओके तो उस केस में क्या होगा, सेंडर से जो डेटा सेंड होगा वो रिसीवर तक पहुंचेगा नहीं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, अनअवेलेबिलिटी का इशू आ जाएगा। So that thing is also ensured by the security that your receiver should be available for the sender. ओके तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, फॉल्ट टॉलरेंस हो गया, स्केलेबिलिटी हो गई, क्वालिटी ऑफ सर्विस हो गई, सिक्योरिटी हो गई। इसमें मैंने जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ नोट्स में लिख दिए हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे हमारे। तो ये हमारा एक पेज पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए। अब सेकंड जो होता है हमारा होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन। अब देखो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब सबको पता है क्या होता है, रूल्स। अब यहाँ पे रूल्स का क्या मतलब है नेटवर्क के अंदर, देखो कोई दो डिवाइसेस हैं जो कि अलग अलग नेटवर्क्स पे रखी हैं सपोज, okay, now their device wants to communicate, their device wants to communicate either by sending or receiving the data. Now see, by to sending or receiving some data, they has to follow some rules over the communication media and that rules called the network protocol. कुछ rules होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड rules होते हैं जो सपोज ISO स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करती है या फिर जो भी नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं। और वो रूल्स हमें किस में हेल्प करते हैं, दो नेटवर्क्स जो कि डिफरेंट है या जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से बने हैं तो भी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, ये होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब। कम्युनिकेशन का मतलब होता है योर डेटा कम्युनिकेशन, आइदर ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा और योर टेक्सचुअल डेटा, दे कैन योर सेंडर और डेटा रिसीवर कैन कम्युनिकेट बाय सेंडिंग द मैसेजेस टू ईच अदर। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन का तो क्या मतलब है, डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू नोड्स वाया सेम फॉर्म ऑफ लिंक like transmission media such as cable. So cable is one of the transmission media. So data communication is basically the exchange of your data between the two nodes. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा इसमें वो आता है डेटा फ्लो। अब सेंडर से रिसीवर पे डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन तरीके के केसेस हो सकते हैं। आपका डेटा फ्लो किस तरीके से हो सकता है, या तो सिंप्लेक्स हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स हो सकता है या फुल डुप्लेक्स हो सकता है। अगर हम सिंप्लेक्स की बात करें तो उसमें डेटा का जो फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी सेंडर जो है डेटा सेंड कर रहा है लेकिन रिसीवर इसको वापस से रिप्लाई बैक नहीं कर सकता, इसको हम बोलेंगे सिंप्लेक्स। इसको आप इसका एग्जांपल ले सकते हो जैसे टीवी हो गई, ठीक है, या कीबोर्ड हो गया, फ्रॉम इनपुट हो गया फ्रॉम कीबोर्ड टू दी कंप्यूटर। तो टीवी से आपको डेटा मिल रहा है बट आप टीवी को वापस को डेटा सेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया आपका सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब है, दैट your sender or receiver can send or receive the data but not simultaneously. Not simultaneously means a device can send or receive the data but not at the same time. तो ये होगा तो बाई डायरेक्शनल, बट यहाँ पे आप क्या इंश्योर करोगे कि सेम टाइम पे सेंडिंग और रिसीविंग दोनों परफॉर्म नहीं होगी हाफ डुप्लेक्स में। इसको आप कैसे कह सकते हो, जैसे वॉकी टॉकी हो जाता है, ठीक है, वॉकी टॉकी में क्या होता है, एट अ टाइम एक ही स्पीकर स्पीक कर सकता है और दूसरा लिसन कर सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ डुप्लेक्स। ये ऑलरेडी मैं आपको फिजिकल लेयर में समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स, बट यहाँ पे एक बार जो बेसिक्स है उसमें भी मैं कवर कर दे रही हूँ ताकि आपको पता हो कि किस कैटेगरीज के अंदर लाई करते हैं। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर कैन सेंड और रिसीव डेटा एट द सेम टाइम, so it is also bi-directional. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटोकॉल। इसको आप कैसे बोल सकते हो, जैसे टेलीफोन हो गया है ना, या व्हाट्सएप कॉल्स हो गए, ठीक है, वो आपके फुल डुप्लेक्स मोड में आ जाएंगे। प्रोटोकॉल्स मैंने अभी बताया ही है क्या होता है, रूल्स दैट गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशन। सो ऑल कम्युनिकेशन स्कीम विल हैव सम फॉलोइंग थिंग्स इन कॉमन। जब भी आप कोई कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हो तो कुछ थिंग्स हैं जो कि कॉमन होती हैं। क्या कॉमन थिंग्स होती हैं, एक तो सेंडर या सोर्स, ठीक है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन या रिसीवर, सेंडर जो कि सेंड करता है, रिसीवर जो कि रिसीव करता है, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए चैनल या मीडिया। जैसे सपोज यू
सपोज देयर आर टू पर्सन, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। अब सपोज एक जो है हिंदी में बात कर रहा है, दे ही नोज द हिंदी, एंड सेकंड इज टॉकिंग सम अदर लैंग्वेज लाइक जापानीज। ओके, हिंदी वाले को जापानीज नहीं आती और जापानीज वाले को हिंदी नहीं आती, एंड बट दे वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, देन हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, उसको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी और जापानीज वाले को हिंदी की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू परफॉर्म सम प्रोटोकॉल्स, और व्हाट वी कैन से वी नीड टू परफॉर्म सम चैनलाइजेशन और मीडिया। जैसे आप क्या कर सकते हो उस केस में, एक ट्रांसलेटर कर सकते हो, एक ट्रांसलेटर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ट्रांसलेटर क्या करेगा? ट्रांसलेटर आपका कैसा होगा, जिसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, जिसको हिंदी भी आती है और जापानीज भी आती है। तो वो क्या करेगा, उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके एक दूसरे पे उनको ट्रांसलेट करके देगा। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि आपके पास सोर्स है, डेस्टिनेशन है, और उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए आपके पास मीडिया है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करते हो जो कि क्या परफॉर्म करता है या गवर्न करता है, डेटा कम्युनिकेशन। So what protocol determines? It determines what is communicated, how it is communicated, and when it is communicated. ओके, तो एलिमेंट्स हम क्या बता सकते हैं प्रोटोकॉल्स के? एलिमेंट्स जो होते हैं, फर्स्ट होता है आपका मैसेज एनकोडिंग। मैसेज एनकोडिंग का मतलब क्या है? सेंडर ने कोई डेटा सेंड किया, तो ये डेटा जो है ट्रांसमिशन मीडियम पे किस फॉर्म में जाएगा, सिग्नल्स की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में, वो डिपेंड करेगा कि मीडिया कैसा है। मीडिया वायर्ड होगा तो सिग्नल्स की फॉर्म में जाएगा, वायरलेस होगा तो वेव्स की फॉर्म में जाएगा। यहाँ से डेटा एनकोड होगा और रिसीवर पे जब ये डेटा पहुंचेगा तो ये डिकोड होके रिसीवर को डेटा रिसीव होगा। मैसेज फॉर्मेटिंग, यू हैव टू फॉलो सम फॉर्मेट्स की कौन से हेडर्स अटैच करने हैं, ठीक है, कौन से एरर डिटेक्शन कोड्स लगाने हैं, वो सब मैसेज फॉर्मेटिंग होती है। और एनकैप्सुलेशन क्या होता है? यू नीड टू एनकैप्सुलेट दिस मैसेज विद द एड्रेसेस, ओके, लाइक आईपी एड्रेस, योर मैक एड्रेस, योर पोर्ट एड्रेस, टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रिसीवर। ओके, तो एनकैप्सुलेशन का तो क्या मतलब हो गया? डेटा को या मैसेज को एनकैप्सुलेट करना इन द फॉर्म दैट यू कैन correctly identify the receiver. And message formatting means follow some rules to format the message so they can easily transmit from your media and to receive your receiver successfully. नेक्स्ट होता है मैसेज टाइमिंग। मैसेज टाइमिंग में दो पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे, फ्लो कंट्रोल आ जाता है और रिस्पॉन्स टाइम आउट आ जाता है। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सपोज ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब जो सेंडर की स्पीड है डेटा को सेंड करने की वो बहुत फास्ट है, लेकिन रिसीवर जो है आपका स्लो है। ठीक है, ये वाली डिवाइस जो है वो तो क्या है, फास्ट है, और ये वाली जो डिवाइस है वो क्या है, स्लो। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो इस डिवाइस है ये तो डेटा को फास्टली सेंड कर रही है, बट योर रिसीवर कांट होल्ड दैट मच ऑफ डेटा एट सम टाइम। तो इस वजह से क्या हो जाते हैं, पैकेट्स जो होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। पैकेट्स ड्रॉप हो जाएंगे, उसका मतलब डेटा उसको कंप्लीटली सेंड नहीं हो पाएगा। तो अब इस केस में हम क्या करें, हमारा एक तो डिवाइस फास्ट और एक डिवाइस स्लो है, तो इस केस में आपका सिनेरियो आता है फ्लो कंट्रोल का। यू नीड टू परफॉर्म सम फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म सो दे डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट सक्सेसफुली। ओके, तो फ्लो कंट्रोल में जैसे मैसेज जो होता है उसको आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में, और उन स्मॉल पार्ट्स पे आप सीक्वेंस नंबर अटैच कर देते हो, है ना। अब सीक्वेंस नंबर्स क्यों अटैच करते हैं? क्योंकि सपोज कोई जैसे यहाँ पे सपोज अपने पास 4 मैसेज के पैकेट्स थे। अब सपोज पहले 4th वाला रिसीव हो गया रिसीवर को, फिर 2 रिसीव हो गया, फिर 3 रिसीव हुआ, और फिर 1 रिसीव हुआ। तो रिसीवर को क्या करना पड़ेगा, इस जो मैसेज आपने डिवाइड किया इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो वो अरेंज कैसे करेगा? बिना सीक्वेंस के नंबर के तो अरेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपने सीक्वेंस नंबर गिवन होंगे तो उसको पता होगा कि अच्छा ये फर्स्ट नंबर का सीक्वेंस नंबर यानी कि ये फर्स्ट पैकेट है, ये सेकंड नंबर का यानी ये सेकंड पैकेट है जो फर्स्ट के बाद अटैच होगा, थर्ड वाला सेकंड के बाद अटैच होगा क्योंकि ये थर्ड पैकेट है, और फोर्थ वाला सबसे लास्ट में अटैच होगा। तो डेटा या मैसेज किसी भी फॉर्म में या कोई सा भी पैकेट किसी भी ऑर्डर में रिसीवर के पास पहुंचे, लेकिन अगर मैसेज पे आपका सीक्वेंस नंबर अटैच है तो रिसीवर जो है उनको सक्सेसफुली अरेंज कर पाएगा। ओके, तो फ्लो कंट्रोल के ये आपके प्रिंसिपल्स होते हैं। एक और मैसेज टाइमिंग में होता है रिस्पॉन्स टाइम आउट। रिस्पॉन्स टाइम आउट का क्या मतलब है? सपोज सेंडर ने डेटा सेंड किया, नाउ that sender will wait for the acknowledgement from the receiver कि डेटा आपको सक्सेसफुली रीच हुआ है या नहीं। तो सपोज सेंडर ने डेटा सेंड किया और यहाँ पे डेटा इसको रिसीव हो गया, ओके, और रिसीवर ने इसको टाइमली एक्नॉलेजमेंट भेज दी। तो उससे तो क्या होगा, सेंडर को पता चल जाएगा कि डेटा सक्सेसफुली रिसीव हो गया, तो नेक्स्ट डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन
नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, सपोज डेटा सेंड हुआ लेकिन डेटा बीच में ही लॉस हो गया, तो रिसीवर से उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी और यहाँ पे सेंडर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो जब वो वेट करेगा तो हाउ मच टाइम इट शुड वेट, ठीक है, ये कुछ तो आपको फाइनाइट टाइम देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि वो इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करेगा। तो उस केस में आप यहाँ क्या कर दोगे, यहाँ पे एक टाइमर लगा दोगे। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के, जैसे सपोज 10 मिनट मान लो, 10 मिनट के लिए वो वेट करेगा, लेकिन 10 मिनट तक अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी तो उस केस में सेंडर क्या करेगा, वापस से रीट्रांसमिट करेगा डेटा को। एक तो ये केस हो गया जब डेटा लॉस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, सेंडर ने डेटा सेंड किया, रिसीवर पे डेटा सक्सेसफुली रिसीव हुआ और रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड करी, लेकिन नेटवर्क पे क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट ही आपकी लॉस्ट हो गई। अब एक्नॉलेजमेंट अगर लॉस्ट हो गई तो सेंडर वापस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करेगा, टाइमर सेट करेगा, लेकिन टाइमर जैसे एक्सपायर हुआ यानी कि रिस्पॉन्स टाइम आउट हो गया, तो उस केस में उसको क्या लगेगा कि डेटा सक्सेसफुली रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में भी इसको रीट्रांसमिट कर देगा। तो ये होती है आपकी मैसेज टाइमिंग। ओके, मैसेज साइज का क्या मतलब है, सपोज अगर जो मैसेज का साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और वो एक साथ मीडिया पे ट्रांसमिट नहीं हो सकता, उस केस में आप कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, यू विल डिवाइड द मैसेज इनटू स्मॉल पार्ट्स, into a small parts, and then that small parts will send on to the media with a sequence number। sequence number अभी मैंने बता ही दिया क्यों जरूरी है। ओके, सो दिस इज योर मैसेज साइज। नेक्स्ट इज योर मैसेज डिलीवरी ऑप्शन। अब देखो मैसेज डिलीवरी ऑप्शन का मतलब है जब सेंडर से डेटा सेंड हुआ तो वो डेटा जब आपका डिलीवर होगा तो किस तरीके से डेटा डिलीवर हो सकता है। उसमें सबसे पहले है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब है आपका सेंडर है और सेंडर ने डेटा सेंड किया और वो एक डेडिकेटेड रिसीवर को ही सिर्फ रिसीव हुआ, इसको रिसीव होना चाहिए था तो सिर्फ इसको रिसीव हुआ, तो इसको तो आप क्या कहेंगे, यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट का क्या मतलब है कि एक से ज्यादा डिवाइसेस को डेटा रिसीव हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टीकास्ट। और ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है, नेटवर्क में जितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन सारी डिवाइसेस को वो डेटा रिसीव हो गया, ठीक है। जैसे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं ना कोई मैसेज को, आप व्हाट्सएप पे भी करते हो या टेलीग्राम पे करते हो, तो वो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हो गया, आपसे जो डेटा निकला वो सारी ही डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस थी उन सब पे रिसीव हो गया, तो वो तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। कुछ डिवाइसेस पे रिसीव होगा तो वो मल्टीकास्ट हो जाएगा, और जो डेडिकेटेड डिवाइस है सिर्फ उस पे रिसीव होगा तो यूनिकास्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एलिमेंट्स हो गए प्रोटोकॉल के, मैसेज एनकोडिंग, मैसेज फॉर्मेटिंग एंड एनकैप्सुलेशन, मैसेज टाइमिंग, मैसेज साइज एंड मैसेज डिलीवरी ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क होते हैं और एक होते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, सारे पीयर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, सिंपल शेयरिंग एप्लीकेशन होती है, बट ये स्केलेबल नहीं होता। स्केलेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इसको जब इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वायर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज करने पड़ जाएंगे, नंबर ऑफ कनेक्शंस इंक्रीज हो जाएंगे, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट स्केलेबल। स्केलेबल मतलब ये परफॉर्मेंस के साथ ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ओके, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। जबकि जो आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है, आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे ये हो गया, यहाँ पे ये स्विच है, इससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट है और इन डिवाइसेस में से सपोज एक डिवाइस जो है वो एज अ मास्टर वर्क कर रही है और बाकी डिवाइसेस जो है यहाँ पे वो स्लेव वर्क कर रही है, तो एक तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल होता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल का मतलब क्या है, सपोज स्लेव को कोई डेटा ट्रांसमिट करना है या कोई प्रोसेस परफॉर्म करना है, तो इट विल रिक्वेस्ट टू द मास्टर, एंड if master can grant or deny the request, so it will respond to the slave again. So this is a request response model. This is scalable. Scalable means you can grow your network as per the need with the increasing of performance also. But sometime what is the possibility that your server may be overloaded. Okay, यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करने से आपका सर्वर जो है वो कई बार ओवरलोड हो जाता है। ओके, सो दिस इज पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब है आपके कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेटवर्क के। तो देखो कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, नेटवर्क प्रोटोकॉल पढ़ा था, कम्युनिकेशन पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, नोड्स हो जाएंगी, मीडिया हो जाएगी एंड सर्विसेज हो जाएंगी, ठीक है। तो नोड्स से स्टार्ट करते हैं। नोड्स कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो एंड नोड्स होते हैं और एक इंटरमीडिएटरी नोड्स होते हैं। एंड नोड्स को हम एंड डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो
एंड नोड्स या एंड डिवाइसेस कौन सी हो जाएंगी, जो आपके सेंडर और रिसीवर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंड नोड्स एंड एंड डिवाइसेस, जहां से आपका डेटा एक्चुअली सेंड या फिर रिसीव होता है, वो नोड्स आपके क्या कहलाते हैं, एंड नोड्स और एंड डिवाइसेस। तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इनके, कंप्यूटर हो गया, योर नेटवर्क प्रिंटर, योर वॉइस ओवर आईपी फोन्स, योर टेलीप्रेजेंस एंड पॉइंट्स, योर सिक्योरिटी कैमरास, your mobile handheld device like smartphone, tablets, PDAs, etc. Okay, so these are your AND nodes where actual sending or receiving data has performed. Okay, intermediary nodes क्या होते हैं, that nodes are responsible to forwarding your data packets from source to source to receiver. सो इंटरमीडिएटरी नोड्स क्या हो जाएंगे, जैसे राउटर हो गया, स्विचेस हो गए, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉरवर्डिंग योर डेटा पैकेट्स। तो इंटरमीडिएटरी नोड में आ जाएंगे आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस हमने पढ़ी थी ना, कौन कौन सी थी, एक तो स्विचेस थी, ब्रिजेस थी, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हो जाएंगे, हब्स हो जाएंगे, राउटर्स हो जाएंगे, रिपीटर्स हो जाएंगे, सिक्योरिटी डिवाइस हो जाएंगी, आपका सेल टावर हो जाएगा। तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस कौन से लेयर पे वर्क करती है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उस लेक्चर को देखो, नेटवर्किंग डिवाइसेस को पढ़ो और फिर कमेंट में बता दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इसके अंदर कंपोनेंट होता है वो होता है मीडिया। अब मीडिया जो है दो टाइप का हो सकता है, एक तो वायर्ड मीडिया हो सकता है और दूसरा वायरलेस मीडिया हो सकता है। वायर्ड मीडिया को कुछ ऑथर गाइडेड मीडियम भी बोलते हैं और वायरलेस मीडिया को अनगाइडेड मीडियम भी बोलते हैं। तो ये टर्म्स याद रखना, वायर्ड मीडिया मीन्स गाइडेड मीडियम, वायरलेस मीडिया मीन्स अनगाइडेड मीडियम। तो जो वायर्ड मीडिया होता है उसके अंदर आपके क्या आ जाएंगे, ईथरनेट स्ट्रेट थ्रू केबल्स आ जाएंगी, ईथरनेट क्रॉस ओवर केबल्स आ जाएंगी और फाइबर ऑप्टिक केबल्स आ जाएंगी, कोएक्सियल केबल्स आ जाएंगी जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को सेंड करती है, और यूएसबी केबल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो डेटा आपका ट्रांसमिट होता है वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, सिग्नल्स की फॉर्म में। जबकि जो दूसरे टाइप का मीडिया है विच इज योर वायरलेस मीडिया, वायरलेस मीडिया के अंदर आपका डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, वेव्स की फॉर्म में, इसमें वेव्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसमें सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसको गाइडेड मीडिया बोलते हैं, इसको अनगाइडेड मीडियम बोलते हैं। तो वेव्स की फॉर्म में होता है, तो कौन कौन सी टाइप की वेव्स हो सकती हैं, आपकी इंफ्रारेड वेव्स हो सकती हैं जो कि यूज होती हैं आपकी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, जैसे टीवी रिमोट कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो आप जैसे रिमोट से कोई चैनल प्रेस करते हो तो टीवी में वो चेंज हो जाता है, बट जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिमोट की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो इंफ्रारेड यूज होती है आपकी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। रेडियो वेव्स किस लिए यूज होती है, आपकी ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए, मोर देन सम शॉर्ट रेंज, मतलब थोड़ी सी ज्यादा इसमें रेंज बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपके होते हैं माइक्रोवेव्स, जिसमें आपके सेल्यूलर सिस्टम्स आ जाते हैं, लाइक योर सेल्यूलर फोन्स। सैटेलाइट्स हो जाती हैं, सैटेलाइट्स किसके लिए यूज होती है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के, लाइक जीपीएस, ओके। तो ये आपको याद रखनी है, वायरलेस मीडिया में कौन कौन सी वेव्स आ जाएंगी, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट्स, ओके। नेक्स्ट है कंपोनेंट सर्विसेज। अभी हमने दो कंपोनेंट्स पढ़ लिए, नोड्स क्या होते हैं, मीडिया क्या होती है। नोड्स में हमने पढ़ लिए एंड नोड और इंटरमीडिएटरी नोड्स, मीडिया में हमने पढ़ लिए वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, सर्विसेज। तो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, आप ईमेल सर्विसेज यूज कर सकते हो, स्टोरेज सर्विसेज होती है लाइक योर क्लाउड्स, फाइल शेयरिंग लाइक ईमेल्स, instant messaging like your WhatsApp, Telegram or some other applications, online gaming, voice over IP like your WhatsApp call, video telephony, okay, and the World Wide Web means your internet, okay. So these are the सर्विसेज। तो तीनों कंपोनेंट्स आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए इसके, कि देखो इसमें बहुत मैंने इजी एग्जांपल्स के साथ समझाया है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़े, अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो देखो हमारे पास एक तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विच इज कवर योर metropolitan cities like, and wide area network which is cover the continents or some countries, okay। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लीज लेक्चर में देखिएगा। नेक्स्ट जो होती है आपकी होती है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली क्या बताती है, कैसा लेआउट है आपके नेटवर्क का, ठीक है, मींस आपका नेटवर्क किस फॉर्म में कनेक्ट है, किस ऑर्डर में कनेक्ट है, वो आपको बताती है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नोड्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, okay। So network topology is basically arrangement of node of a computer network।
तो दो तरीके की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, एक होती है आपकी फिजिकल टोपोलॉजी और एक होती है आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी क्या हो जाएगी आपकी, इट इज द प्लेसमेंट ऑफ वेरियस नोड्स, मीन्स हाउ नोड्स आर प्लेस्ड in the computer network is tell by your physical topology। जबकि लॉजिकल टोपोलॉजी किस पे भी डील करेगी, आपका कि डेटा फ्लो कैसा है नेटवर्क के अंदर, यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, किस तरीके का डेटा फ्लो है, वो आपकी आ जाती है लॉजिकल टोपोलॉजी से। तो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या हो जाएंगी, बस, रिंग, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड। ये भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ नेटवर्क टोपोलॉजीज, आई थिंक फिजिकल ईयर में मैंने कंप्लीट कर दी थी टोपोलॉजीज भी, तो प्लीज उस लेक्चर को देखिए, तो उसमें आपको समझ आएगा कि बस का क्या मतलब है, रिंग का क्या मतलब है, स्टार, मैश और हाइब्रिड। ये मैंने अलग से भी इसका लिया था, जिसके अंदर मैंने रिंग लेटेंसी और ट्रांसमिशन डिले उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए थे, जो इसके अंदर आ जाते हैं। मैश के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे। स्टार के लिए क्या बनता है, कौन सी ब्रॉडकास्ट आपका डोमेन है, कौन सा नहीं है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे पिछले लेक्चर्स में, तो वो लेक्चर्स जाके देखिए तो समझ आएगा। इसलिए मैंने पहले वो चीजें कंप्लीट करी थी और उसके बाद मैं ये वाला लेक्चर लेके आई हूँ, ताकि आपको पता हो कि बस क्या होती है, रिंग क्या होती है, स्टार क्या होती है। अगर डायरेक्ट ये पढ़ा देती तो इस लेक्चर का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आती। इसलिए पहले मैंने सिंगल सिंगल वैल्यूज को, जैसे सिंगल टॉपिक, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, नेटवर्क टोपोलॉजी हो गई, ठीक है, मीडिया हो गया, नोड्स हो गए, ये सब मैंने पहले अलग से इंडिविजुअली समझाए थे, और अब मैंने इन सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ एड्रेसिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है और पोर्ट एड्रेस क्या होता है, और ये कैसे वर्क करते हैं। तो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद द आरपीएससी प्रोग्रामर एस्पायरेंट्स। थैंक यू।